मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, बिहार के लिए विधानसभा चुनाव का वर्ष है। इसी वर्ष अक्टूबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे और चुनाव जीतने जिस गठबंधन और दल को बहुमत मिलेगा उसी दल और गठबंधन का नेता बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा। दोनों तरफ की सेनाएं सज चुकी है। वैसे सेना में घुसपैठ अंतिम क्षणों में भी होता है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। तीसरा त्रिकोण बनने का प्रयास प्रशांत किशोर के द्वारा है। कितना सफल होंगे कहना मुश्किल है। साथ साथ बिहार इसलिए भी जानी जाती है कि अंतिम क्षणों में कुछ विशेष हो जाता है। आप याद कीजिए, पिछले बार जब 2020 का विधानसभा चुनाव अपने तैयारी के अंतिम चरण में था, उसी दौरान दोनों गठबंधन में तोड़फोड़ हो गई। जैसे लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान को एनडीए से बाहर जाना पड़ा और महागठबंधन में भी मुकेश सहनी तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाते हुए महागठबंधन से अलग हो गए, एनडीए में शामिल हो गए। चिराग पासवान अपने बलबूते पर चुनाव लड़े। परिणाम क्या रहा सबको पता है। चिराग पासवान खुद साफ हो गए, लेकिन नीतीश कुमार को भी हाफ कर दिया था। अभी फिर एनडीए में 5 दल हैं। बीजेपी, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी। वैसे ही महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी के अलावे सीपीआई एमएल, सीपीआई सीपीएम और मुकेश सहनी का गठबंधन है। कौन कितने देर तक रहेगा कहना मुश्किल है। एक दूसरे के साथ चिराग पासवान भी नीतीश कुमार को लगातार चुनौती दे रहे हैं। बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। क्या गठबंधन के स्वरूप में बदलाव आएगा, इस पर हमारी नज़र तो बनी रहेगी। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है उसके आधार पर हम लगातार 243 विधानसभा सीटों में का बारी बारी से उसका विश्लेषण करते आ रहे हैं। आज हम विश्लेषण करेंगे बिहार में विधानसभा सीट नंबर 1 वाल्मीकि नगर की। और वाल्मीकि नगर पर हमारे पास एक विश्लेषक के रूप में मौजूद है आज हमारे साथ बीबीएन कॉलेज बगहा में समाज शास्त्र के प्राध्यापक प्रोफेसर ताराचंद प्रसाद जी। ताराचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ताराचंद जी जाने जाते हैं अपने एक समाजशास्त्री के रूप में, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। इनकी ख्याति है चंपारण के क्षेत्र में। आपका बहुत बहुत स्वागत है ताराचंद जी। धन्यवाद प्रदीप जी। ताराचंद जी, ऐसा है कि देखिए, जो वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट है वहां पर धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, ठीक है, लगातार 2 चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2015 में वो निर्दलीय जीत कर आए, 2020 में जदयू के उम्मीदवार के रूप में जीते। तो क्या 2025 में उनको हराया जा सकता है? देखिए, 2025 के चुनाव में मुख्य रूप से आपको वाल्मीकि नगर विधानसभा पर हम जब विचार करते हैं तो ये दिखता है कि बिहार के अंदर जो 2 धुरी है, एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ जनतांत्रिक गठबंधन है, यानी एनडीए और महागठबंधन दो धुरी के बीच चुनाव है। तो चंपारण का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में महागठबंधन अपने अस्तित्व को स्थापित बनाए रखने के लिए उनके पास प्रत्याशियों का अभाव है। कहा महागठबंधन में प्रत्याशियों का अभाव है? महागठबंधन तो में बहुत बड़ी समाचार बता रहे हैं आप कि महागठबंधन में उम्मीदवार का अभाव है वहां वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि ही नगर, चंपारण का जो जोन है विशेष करके सीमावर्ती इलाका में, उस सीमावर्ती इलाका में महागठबंधन के पास प्रत्याशी जो होना चाहिए वो ऐसा है नहीं। कभी कांग्रेस को सीट देते हैं, कांग्रेस किसी को उम्मीदवार बनाती है, कभी किसी को उम्मीदवार बनाती है। तो न कांग्रेस के पास कोई अस्थायी व्यक्तित्व है, न आरजेडी के पास कोई अस्थायी व्यक्तित्व है। जैसे 2010 के चुनाव में मुकेश कुशवाहा जी को ने आरजेडी को उम्मीदवार बनाया। मुकेश कुशवाहा जी 27,000 के लगभग वोट लाए, लेकिन उसके परिदृश्य से वो गायब हो गए। उस 2010 के चुनाव में जेडीयू ने एनडीए के तरफ से राजेश सिंह को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि 2005-06 से ही रिंकू सिंह यानी धीरेन्द्र प्रताप सिंह बीजेपी से जुड़ गए थे और बीजेपी को ग्राफ बढ़ाने में और अपने क्षेत्र के में अपना अस्तित्व स्थापित करने में काफ़ी सक्रिय भूमिका उन्होंने अदा की थी। भाजपा के लिए काफ़ी प्रमुखता से उन्होंने काम किया था, लेकिन एनडीए ने राजेश सिंह को प्रत्याशी बनाया, जिससे मतलब आपका कहना है कि रिंकू सिंह पहले बीजेपी के नेता थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। चूंकि वो सीट जदयू को दे दिया गया, राजेश सिंह उम्मीदवार हो गए, इसीलिए रिंकू सिंह 2010 में बसपा के टिकट पर लड़े और 2015 में निर्दलीय लड़े। हाँ, 2010 में बसपा के टिकट पर जो चुनाव लड़े उसमें बसपा का कोई वोट बैंक नहीं था।
जो बसपा के नाम पर उनको वोट मिला, लेकिन उन्होंने पिछले कई वर्षों से जो काम किए थे, उनका जो सर्वग्राही व्यक्तित्व था, उस आधार पर 20 से 21 हज़ार वोट लाने में वो बसपा से सफल हो गए थे। उसके बाद जब 2015 में चुनाव हुआ, उसके बाद भी एनडीए ने उनको प्रत्याशी न बना करके एनडीए ने एक गलती की, उपेंद्र कुशवाहा को सीट दे दी और उपेंद्र कुशवाहा ने सुरेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया। जिस सुरेंद्र कुशवाहा उससे चुनाव में यानी 2015 के चुनाव में वो तीसरे नंबर पर चले गए। दूसरे नंबर पर रहे महागठबंधन के इरशाद हुसैन, जो उनको 33,000 के लगभग वोट आया, लेकिन उस साल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रिंकू सिंह ने 67,000 वोट आ गया, 67,000 वोट ला करके जीत हासिल कर ली। तो इसका मतलब है ताराचंद जी कि वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट से धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह का टिकट कन्फर्म माना जाए कि जदयू के तरफ से कोई माइका लाल उनका टिकट नहीं काटेगा, जेडीयू के तरफ से उनका एनडीए के वही उम्मीदवार होंगे, जेडीयू के तरफ से उनका टिकट कटने वाला नहीं है, एनडीए के प्रत्याशी वही होंगे। यदि एनडीए का साथ छोड़ के नीतीश जी अलग जाते हैं, उस स्थिति में भी रिंकू सिंह को ही जेडीयू प्रत्याशी बनाएगा। हालांकि इसकी अब संभावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही है, फिर भी नीतीश जी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि कब वो क्या करेंगे, लेकिन अभी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में निसंदेह रिंकू सिंह रहेंगे। और रिंकू सिंह जो 66-67 हज़ार वोट ला के 2015 में जीते, उसके बाद 74-75 हज़ार वोट ला करके आपको 2020 में जीते, लेकिन 2010 से इनका जो ग्राफ शुरू हुआ प्रथम चुनाव लड़ने के साथ, वो जिस गति से बढ़ रहा है, पूरे बिहार के विधानसभा में विभिन्न प्रत्याशियों के स्वभाव पर, उनके मत प्रतिशत पर अगर चिंतन किया जाए तो उसमें रिंकू सिंह सर्वोपरि अपना स्थान रखते हैं। आपके अनुसार रिंकू सिंह बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, वहाँ से एनडीए के वही उम्मीदवार होंगे, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है ताराचंद जी कि महागठबंधन की तरफ से कौन ऐसा उम्मीदवार है जो उनको चुनौती दे सकता है? देखिए, जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है, दुर्भाग्य महागठबंधन का है कि चंपारण जोन में इनके पास जमीनी स्तर पर जो महागठबंधन नेतृत्व को जो जमीनी अनुभव होना चाहिए, वो लालू यादव के अस्वस्थता के बाद एक तरह से शून्यता की स्थिति है। महागठबंधन का नेतृत्व वर्ग आज तक चंपारण के परिदृश्य का आकलन करके उसके परिदृश्य के हिसाब से प्रत्याशी देने में आज तक असफल रहा है, और यही कारण है कि वाल्मीकि नगर में भी उनके पास कोई उपयुक्त प्रत्याशी आज के दृष्टिकोण में नहीं देखता है। वो भी कभी, जैसे पहली बार 10 में चुनाव हुआ तो मुकेश कुशवाहा जी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया, बाद में 2015 का जब चुनाव हुआ तो इरशाद हुसैन महागठबंधन के उम्मीदवार हो गए, कांग्रेस से हो गए। 2020 में वो राजेश सिंह जो जेडीयू के प्रत्याशी थे, वो महागठबंधन के उम्मीदवार हो गए। आपका कहना है कि हर बार जो उम्मीदवार बदल देता है महागठबंधन, इस कारण से महागठबंधन का आधार का विस्तार नहीं हो पाता, और इसी कारण से कोई उम्मीदवार एक लगातार जो है धीरेन्द्र सिंह को मुकाबला करने के लिए, उनको टक्कर देने के लिए तैयार नहीं हो पाता। लेकिन क्या एक सवाल मैं कर रहा हूं कि क्या धीरेन्द्र सिंह को राजेश सिंह भी जाने जाते हैं बाहुबली के रूप में, तो क्या राजेश सिंह नाम का बाहुबली, क्या धीरेन्द्र सिंह को अगर महागठबंधन का उम्मीदवार बने राजेश सिंह, तो क्या वो टक्कर दे पाएंगे? कौन बेहतर उम्मीदवार होंगे धीरेन्द्र प्रताप सिंह के खिलाफ, राजेश सिंह या इरशाद हुसैन? देखिए, धीरेन्द्र प्रताप सिंह के सामने आपको राजेश सिंह आ जाएं, ये चुनौती हो सकते हैं, इरशाद हुसैन चुनौती नहीं हो सकते हैं। लेकिन राजेश सिंह उम्मीदवार होने के बावजूद भी आज के स्थिति में, जैसे जो आम जनता को क्या चाहिए, विभिन्न जो मूलभूत जन समस्या है उसके समाधान में जो जनप्रतिनिधि है अपनी भूमिका का निर्वहन करे। तो जो मूलभूत जन समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, जल निकासी का स्थायी समाधान, आवागमन का समुचित प्रबंध, स्थानीय स्तर पर जो विभिन्न प्रकार के विवादें होते हैं, उसमें एक प्रतिनिधि के रूप से एक तरह से सामंजस्यपूर्ण व्यवहार, यह व्यक्तित्व जो है धीरेन्द्र प्रताप सिंह का, यह उनके जीत का कारगर एक तरह से सहयोगी हो रहा है। जन सुलभ है, जनता के बीच रहते हैं, जनता की हर समस्या पर एक विधायक के रूप में विधायक का जो कर्तव्य है उसका निर्वाह करते हैं। एक तरह से सर्व सुलभ प्रत्याशी के रूप में, उम्मीदवार के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में अगर गिना जाए तो बिहार के धरती पर जो 10 नाम आएंगे उसमें पहला धीरेन्द्र सिंह निश्चित रूप से उस स्थिति में अपने आप को साबित करते हैं, प्रमाणित करते आए हैं। इसलिए चुनौती के बावजूद ऐसा आप बताइएगा तब तो आप पर पक्षपात का आरोप लगा देंगे दर्शक बहुत सारे। देखिए, ठीक है, खैर जो भी ये सच है, हम लोग ऐसा है कि हम लोग
बुरा दर्शक को लगेगा। ये मेरा जो इनके संदर्भ में कहना है, मैं वहाँ स्थानीय महाविद्यालय में प्राध्यापक हूँ और उन प्राध्यापकों की सूची में नहीं हूँ कि जो नियमित रूप से महाविद्यालय नहीं रहता हूँ। महाविद्यालय नियमित रूप से रहना, और वो बहुत ग्रामीण इलाका है, लगभग 12,000 विद्यार्थी हमारे महाविद्यालय में पढ़ने आते हैं। सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से सजगतापूर्ण रहने के कारण एक जो व्यापक संपर्क है, उस संपर्क के आधार पर जो वास्तविक मैंने वैसे दर्शकों के पर्सपेक्टिव से कहा कि आप जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि धीरेन्द्र सिंह का प्रभाव के बारे में, तो ऐसा कई दर्शकों को लग सकता है कि आप पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये है कि हम आपकी संतुष्टि के लिए नहीं विश्लेषण कर रहे हैं ताराचंद जी, बल्कि हमारा काम है कि जो सच है, सच को सच ही दिखना चाहिए। सच में मिर्च मसाला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ अच्छे लोग, अगर कुछ अच्छा प्रतिनिधि, कोई सच्चा प्रतिनिधि अगर जनता के बीच रहकर जनता की समस्याओं का समाधान करता है, तो उसके बारे में राजनीतिक विश्लेषकों को खुलकर बोलना चाहिए। इसी सिद्धांत पर चलकर ताराचंद जी अपनी बात रख रहे हैं। तो ताराचंद जी एक चीज और बताइए कि वहां पर आपने कहा कि महागठबंधन की तरफ से कोई अस्थायी उम्मीदवार न होना, उसके अलावा जातिगत समीकरण क्या है? क्या धीरेन्द्र सिंह की जीत के पीछे कोई जातिगत समीकरण भी बहुत बड़ा फैक्टर है क्या वहां? नहीं, धीरेन्द्र सिंह राजपूत जाति से आते हैं, उनके जाति की बहुत बड़ी संख्या नहीं है जिसके आधार पर वो जातिगत आधार पर वो जीतते हैं। एक तरह से वो पहले रिजर्व सीट रहा है, SC ST की संख्या वहाँ सर्वाधिक है, जिस कारण रिजर्व सीट रहा। थारू जाति के लोग भी है, आदिवासी भी है, SC के भी लोग भी हैं, दलित समाज के भी लोग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग ही काफ़ी, यानी अति पिछड़ा लोगों की भी संख्या काफ़ी है। लेकिन इस सब के बावजूद रिंकू सिंह का जो सर्वग्राही व्यक्तित्व है, जनता के लिए सुलभ उपस्थित होना, जब जो याद करे वहाँ चले जाना, ये हालांकि हमसे उनका व्यक्तिगत परिचय आज तक नहीं है। मेरा व्यक्तिगत परिचय, मैं उनको पहचानता हूँ, मुझे पहचानते भी नहीं होंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति जो क्षेत्र का है वो ये दिखता है। इस आधार पर निस्संदेह कहा जा सकता है कि एक जन नेता के अंदर जो स्वभाव चरित्र होना चाहिए वो रिंकू सिंह में परिलक्षित होता है, और उनके जीत का सबसे बड़ा कारण है। यदि NDA उनको प्रत्याशी न बनावे तो आज जो उनका क्षेत्र के जनमानस के प्रति जो लगाव है, जो आम चर्चाएं होती है, पहली बार भी उन्होंने जो जीता निर्दलीय जीते, तो JDU भी एक तरह से अगर उनको प्रत्याशी न बना के दूसरे को बनाता है आज के परिस्थिति में भी, तो NDA का प्रत्याशी हार जाएगा और रिंकू सिंह चुनाव जीत सकते हैं। मतलब इस तरह का व्यक्तित्व है। आपका कहना है कि रिंकू सिंह अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो ज्यादा वोट आएगा? निर्दलीय लड़ेंगे तो भी जीत सकते हैं। अगर NDA उनको प्रत्याशी नहीं बनाएगी, दूसरे को ही बनाता है प्रत्याशी, और उस परिस्थिति में रिंकू सिंह चुनाव के मैदान में निर्दलीय भी आते हैं, तो जीत की संभावना रिंकू सिंह की ही ज्यादा है बनता है। चलिए, एक काल्पनिक सवाल है कि वाल्मीकि नगर में कोई ऐसा उम्मीदवार है जो रिंकू सिंह को गठबंधन में हो चाहे NDA में हो, जो रिंकू सिंह को हरा सकता है वर्तमान में? इसके लिए महागठबंधन को इसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। तैयार कोई विकल्प उनके पास नहीं है। जैसे लोकसभा के भी चुनाव देखे होंगे, वाल्मीकि नगर लोकसभा में उनके पास प्रत्याशी नहीं था, तो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, बीजेपी के लिए जो काम करते थे, दीपक यादव वहाँ जो स्थानीय चीनी मिल के मालिक हैं, उनको जब बीजेपी गठबंधन में सीट जाने के कारण टिकट नहीं मिला, तो महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव जी ने उनके यहाँ जा करके उनको बुला के अपना प्रत्याशी बनाए, लेकिन जीत अंततः NDA की ही हुई। इस तरह से वहाँ का जो एरिया मैंने परिदृश्य है चंपारण क्षेत्र में, महागठबंधन ने अस्थायी तौर पर वहाँ पर काम जो करना चाहिए जमीनी, ये करने में लोग असफल रहे हैं, इसलिए उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक बेहतर विकल्प का अभाव है। चलिए, मतलब वर्तमान में अगर देखा जाए तो वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर रिंकू सिंह को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, ऐसा ही ताराचंद जी का कहना है। अब हाँ, लेकिन मुकाबला करने के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार वहाँ राजेश सिंह हो सकते हैं, जो उनका मुकाबला कर सकते हैं महागठबंधन की तरफ से। अगर थोड़ा बहुत भी अगर कोई सामने अगर टिकेगा तो राजेश सिंह टिक सकते हैं, लड़ा सकते हैं लोग। परिणाम क्या होगा समय बताएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ताराचंद जी आज के विश्लेषण के लिए। आप दर्शक आप भी अपना कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पत्रकारिता का काम है वास्तविक स्थिति से जनता को अवगत कराना। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप अपना कमेंट सभ्य भाषा में सभ्य तरीके से
एक सभ्य नागरिक के रूप में अपना कमेंट करके एक नागरिक कर्तव्य का पालन करेंगे। इसी आशा के साथ नमस्कार। फिर अगले विधानसभा क्षेत्र के बारे में विश्लेषण लेकर हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ताराचंद जी, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।